तो चलिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, नेता प्रतिपक्ष, जिसे लोग विपक्ष भी कह देते हैं, लेकिन विपक्ष एक सही वर्ड नहीं होता है, जिसे प्रतिपक्ष कहा जा सकता है। तो प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों एक ही शब्द हैं, इस प्रकार से आप समझ के यहाँ पे चलेंगे। तो हम बात करेंगे आज राहुल गांधी की, जिनका नाम सबसे आगे निकल के आ रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए। और नेता प्रतिपक्ष को क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या वो सरकार के साथ अपनी चुनौतियों को सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को किस प्रकार से सामने रख सकते हैं, और देश के जो मुद्दे हैं वो किस प्रकार से सामने रखकर पटल पर सरकार को घेर सकते हैं और उनसे अपना काम करवा सकते हैं या देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। खैर, पिछले सदनों में अगर हम देखें तो नेता प्रतिपक्ष देश के विकास में कम देश की राजनीति की बात ज़्यादा करते रहे हैं। फालतू की बकवास, संसद सत्र न चलने देना, बाइकआउट करना, ये सारी चीज़ें लगातार रहीं। खैर, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए, उस पर चर्चा करेंगे। खैर, हमारे देश की एक विडंबना ये देखिए कि जो अकेले अपने दम पर 240 सीटें लेकर आया हो उसे हारा हुआ, और जो पार्टी 99 सीटों पर अपने एक तरह से बनी बनाई जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी उसको समाप्त कर चुकी है, वो अपने आप को जीता हुआ समझ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस लेवल का है। वो इससे प्रतीत होता है कि एक हारे हुए व्यक्ति को जीता हुआ बताया जा रहा है, और एक जीते हुए व्यक्ति को, जो देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, सरकार बन चुकी है, उसको हारा हुआ बताया जा रहा है। तो हमारे देश की विडंबना ही है। खैर, हम बात करेंगे अपने नेता प्रतिपक्ष के बारे में। राहुल गांधी जी को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं। अगर हम संसद की वेबसाइट पर देखें तो लीडर ऑफ अपोजिशन सर्च जब आप करेंगे संसद की वेबसाइट पर, तो वहाँ अब भी आखिरी एंट्री सुषमा स्वराज के नाम पर दर्ज है, जो 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद खाली थी, यानी कि कोई नेता प्रतिपक्ष था ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लहर में विपक्ष इतना मजबूत ही नहीं हो पाया कि कोई नेता प्रतिपक्ष बना हो। लेकिन खैर, सरकार ने दया रहम करते हुए लोगों को उस पद के लिए रखा था। लेकिन अगर हम संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में देखें तो 2009 से 2014 के बीच में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज थी। लेकिन उसके बाद से 2014 से लेकर 2024 के बीच में किसी का नाम उसमें दर्ज नहीं है। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद नहीं जीते हैं, और इस बार 99 सांसद कांग्रेस के आए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष की जगह मिल जाएगी, एक मजबूत विपक्ष वहां पर बैठेगा। मावलंकर नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी कि 54 सांसद होना चाहिए। लगभग आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 543 सीटों पर मतदान हुए हैं, और उसमें अगर हम निकालेंगे रेशियो तो इतना आपका आता है। ठीक है, तो 54 सांसद संवैधानिक रूप से 10% होना चाहिए। 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव भी पारित किया है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 10% का कोई कानून नहीं है या है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। और नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए 10% सांसद क्यों जरूरी होते हैं, कितना ताकतवर होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, सब कुछ, उसकी नियुक्ति, नियम, सैलरी, भत्ते, सभी पर बात हम कर रहे हैं। मोदी 1.0 यानी कि 2014 की जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी, उसके बाद मोदी 2.0 आया, और इस समय मोदी 3.0 चल रहा है। तो मोदी 1.0 और मोदी 2.0 के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को मावलंकर नियम के चलते नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया था। हालांकि लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य के मुताबिक लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 यानी कि 1977 में 10% का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एक्ट में लिखा है कि संसद के किसी भी सदन में विपक्ष के नेता का अर्थ है राज्यसभा या लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल का वह नेता जिसे राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष मान्यता देता है। यदि विपक्ष में 2 या अधिक पार्टियों के नंबर एक जैसे हों तो सभापति या अध्यक्ष पार्टी की स्थिति के आधार पर फैसला लेते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो जब 2015 में दिल्ली चुनाव में बीजेपी की केवल 3 सीटें आई थी, तो ये 10% नहीं है। बावजूद इसके विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी थी।
विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि बीजेपी सबसे ज़्यादा 3 सीट वाली पार्टी है, इसलिए उसे विपक्षी पार्टी माना जाएगा। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी होती है उसे विपक्ष मान लिया जाता है। 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ था। कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। जो नए छात्र हैं जिनको नहीं पता है तो आपको बता दें कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन पहले चुनाव की जब हम बात करते हैं तो 1952 में हुआ था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुआ करते थे। ठीक है, कांग्रेस को 364 सीटें उस समय मिली थी 1952 के चुनाव में, जो पहला चुनाव हुआ था, और एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआईएम को 16 सीटें मिली थी। देश के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर थे। उन्होंने नियम बनाया था कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम संबंधित पार्टी की 10% सीट होनी चाहिए। तो ये 10% का नियम उस समय के लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर जी ने किया था, जिन्हें हम जीवी मावलंकर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप को जाननी चाहिए। जीवी मावलंकर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो शायद गणेश करके होता है। तो अगर आपको पता है तो जीवी मावलंकर का यानी कि जीवी का पूरा मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि कोई नियम होना चाहिए, वरना हर पार्टी नेता प्रतिपक्ष का पद मांगने लगेगी। तब से यही नियम चला आ रहा है। मावलंकर का यह नियम किसी गजट या लिखित में नहीं जारी किया गया था। यह नियम लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा, विधानसभा और अन्य निकायों में भी लागू किया जाता है। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। चौथी लोकसभा में पहली बार नेता प्रतिपक्ष राम सुहाग सिंह बनाए गए थे। इसका कारण था कि कांग्रेस का 2 हिस्सों में कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ में टूटना। राम सुहाग सिंह कांग्रेस ओ के कोटे से पहले नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे। पहली मोदी सरकार में कांग्रेस की मांग के बावजूद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नेता प्रतिपक्ष का पद देने से इनकार कर दिया था। 2014 में कांग्रेस की तरफ से लीडरशिप मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे, लेकिन वे नेता प्रतिपक्ष नहीं थे। 2019 में स्पीकर ओम बिरला ने भी 10% का नियम ही चलाया था। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते दूसरे विपक्षी दलों ने भी अधीर रंजन को समर्थन दिया, लेकिन मोदी सरकार ने कभी भी अधीर रंजन को प्रोटोकॉल के तहत नेता प्रतिपक्ष पद का दावेदार नहीं दिया। लोकसभा टीवी के प्रसारण में भी सुषमा स्वराज के नाम के आगे लीडर ऑफ अपोजिशन लिखा दिखता था, लेकिन अधीर रंजन के आगे सिर्फ उनकी सीट का नाम लिखा हुआ दिखता था, जिसके चित्र हम यहाँ पर आपको साथ लगाए हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर ईडी, सीवीसी, लोक लेखा समिति में अधीर रंजन चौधरी को क्यों शामिल किया गया? क्योंकि परंपरा के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को शामिल किया जाता है और वो उपलब्ध नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार ने सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते उस कमेटी में अधीर रंजन को शामिल किया था। नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है। उसके कार्य क्या होते हैं उस पर ही हम चर्चा आगे करने वाले हैं। वह क्या करता है? वह सरकार को आईना यानी कि सरकार को उसके कामों की एक तरह से तस्वीर दिखाते रहता है, आईना दिखाने का काम करता है। वह सरकार के कामों को रिव्यू करता है। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के लिए ऑप्शन देना होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होता है। यह कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है। यह उन रुपयों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल हैं। अगर सरकार सिलेक्शन कमीशन में नेता प्रतिपक्ष को शामिल न करे तो देश में ईडी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकते। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। नेता प्रतिपक्ष को फर्निश्ड बंगला, ड्राइवर सहित कार, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं। वेतन की बात करेंगे तो इन्हें 50,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलती है। देखिए, इनका जो सांसद का वेतन होता है वो तो अलग चीज़ हो गई। नेता प्रतिपक्ष को एक अलग से सुविधाएं जो मिलती हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 50,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी, 45,000 प्रतिमाह निर्वाचन भत्ता, 2,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता। तो निर्वाचन भत्ता और सत्कार भत्ता की अगर हम बात करें तो जैसे उनसे कोई मिलने आया तो उसको जलपान वगैरह कराना, तो 2,000 रुपये उसके मिलते हैं और ये सांसदों को भी मिलते हैं। मकान की बात करेंगे तो दिल्ली में उच्च श्रेणी का फर्निश्ड सरकारी बंगला मिलता है, यानी कि जैसे कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है उस प्रकार की सुविधाएं इनको मिल जाती हैं। यात्रा की बात करेंगे तो देश के भीतर सरकारी कामकाज के लिए वो मुफ्त हवाई जहाज़ और रेल यात्रा कर सकते हैं।
और आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर भी इनको मिलता है। स्टाफ की बात करेंगे तो सरकारी सचिवालयों में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ भी इनको दिया जाता है, यानी कि पूरा ठाट बाट इनका रहता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इनकी चिकित्सा होती है और उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था होती है, यानी कि जैसा प्रतिपक्ष नेता हैं, अगर उन्हें किसी प्रकार की शंका है कि उनकी जान माल को खतरा है तो उन्हें जो भी व्यवस्था होगी, जो भी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं सिक्योरिटी के लिए की, उस प्रकार की सिक्योरिटी इन्हें उपलब्ध करवाई जा सकती है, अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अभी 10 साल पहले की बात करेंगे, 2014 से 2024 के बीच में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था। अब इस बार 10% से ज़्यादा सीटें आई हैं कांग्रेस की, तो नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे, 99 सीटें हैं। तो क्या इससे पहले भी कभी हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली रही होगी? तो ऐसा कई बार हुआ है। पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं, आठवीं लोकसभा में यह पद खाली था। 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को 415 सीटों पर विजय मिली थी। तब के लोकसभा के महासचिव सुभाष कश्यप बताते हैं कि उस समय भाजपा नई पार्टी थी और उसके केवल 2 नेता थे। उस समय एक और नई पार्टी थी, तेलुगु देशम पार्टी, जिसे टीडीपी कहते हैं। वही टीडीपी जिसके साथ मिलकर बीजेपी अभी सरकार बनाई है और चंद्रबाबू नायडू ने अभी कल ही मुख्यमंत्री पद का आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण किया है, जिसका शॉर्ट वीडियो हमने डाला है, काफ़ी उसको हजारों की संख्या में लोगों ने देख भी लिया है। उस समय टीडीपी ने पहला चुनाव लड़ा था और 30 सीटें जीतकर वह दूसरे स्थान पर रहे थे। तब भी लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने टीडीपी नेता पी उपेंद्र को विपक्ष के नेता का पद देने से इनकार कर दिया था। उस समय लोकसभा स्पीकर दिग्गज कांग्रेस नेता बलराज जाखड़ थे। कश्यप बताते हैं कि तब जाखड़ के कमरे में टीडीपी के 3 सांसद गए थे और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को लेकर बात की थी। उन्हें यह बताया गया कि यह संभव नहीं होगा क्योंकि हम हाउस ऑफ कॉमन्स के उदाहरणों पर काम करते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन के निचले सदन को कहा जाता है। टीडीपी नेताओं को बताया गया था कि देश के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने भी 1969 में बहुत छोटे विपक्ष के आधार पर बिना विपक्ष के पद से के सदन चलाया था। उसी 10% के नियम के आधार पर आपको यह पद नहीं मिल सकता। पी उपेंद्र को संसदीय समूह और संसदीय दल का नेता माना गया, लेकिन उन्हें कभी विशेषाधिकार और प्रोटोकॉल नहीं दिए गए। उन्हें कभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नॉमिनेट नहीं किया गया। इसके बाद 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर विपक्ष में बैठे थे और वे नेता प्रतिपक्ष बने थे। अगर हम कुछ चीज़ों पर और ध्यान दें तो कानून को न मानते हुए स्पीकर के नियम को बनाने के पीछे सत्ता की मनमानी ही कारण हो सकती है। ऐसा कई पत्रकारों का कहना है कि अगर प्रतिपक्ष नहीं होगा तो सरकार अपने हिसाब से काम कर लेगी। जब कांग्रेस ने 1984 में 415 सीटें जीती थी तो उसने 1977 के कानून को न मानते हुए पूर्व स्पीकर का नियम चलाया था। टीडीपी तब बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं दिया गया। जब 2014 में कांग्रेस की 44 सीटें आई तब कांग्रेस ने बड़ी पार्टी होने के नाते नेता प्रतिपक्ष पद मांगा, लेकिन बीजेपी ने उसे 1984 का उदाहरण देकर चुप करा दिया, क्योंकि 1984 में उसी ने ही ऐसा खेल किया था, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे, तो कांग्रेस ने जैसा जैसा किया था उसके साथ वैसा वैसा हो गया है। भारत में 8 बार नेता प्रतिपक्ष के पद खाली रहे हैं, जिनके बारे में हमने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में डाल दिया है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो पहली लोकसभा, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार से मतलब 8 ऐसे जगह हैं जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष खाली हैं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चल रही है। इसमें अगर हम बात करें तो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं और 7वीं, 8वीं, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो 16वीं, 17वीं जो 2014 से 2024 के बीच में आई थे। अब 2018 में अभी चुना जाना बाकी है और इसमें आपका इंडी गठबंधन से कांग्रेस से आने वाली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या इसको लेकर कभी याचिकाएं डाली गई थी? आइए उस पर बात करें, क्योंकि मामला तो संवैधानिक था और संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो हमारे देश में संविधान में वर्णित चीज़ों की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो कहता है उसको सबको मानना पड़ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे जो हो। हाँ, प्रधानमंत्री को ये ताकत होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून बनाकर रद्द कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 8 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने मावलंकर के
10% नियम को रद्द करने से इनकार कर दिया था, यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इसी आधार पर पहली मोदी सरकार ने कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मावलंकर का नियम एक वैधानिक प्रावधान नहीं था, बल्कि सदन चलाने के लिए सदन के अध्यक्ष द्वारा विकसित की गई प्रक्रिया थी। कोर्ट ने कहा कि सदन में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष जो बातें करता है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, ऐसा इस फैसले से जाहिर होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो लोकसभा है, कोर्ट ने कहा था कि सदन में अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आता, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो कह रहा है वो उसकी अपनी बातें होंगी और सुप्रीम कोर्ट का उससे लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत हम यहाँ राजनीतिक मुद्दों पर फैसला करने के लिए नहीं बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 32 क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि आप खुद कर रहे हैं कि ये नोटिफाइड नहीं है, इसका मतलब है कि यह कहीं भी नहीं है। क्या स्पीकर के किसी ऐसे आदेश की सत्यता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? हम इस पर कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकते। कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन फैसला राहुल को करना है कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे। और राहुल गांधी 2 जगहों से चुनाव जीते हैं, अभी एक जगह पर उनको छोड़ना है, रायबरेली और वायनाड। वैसे लगभग समझ में ये आ रहा है कि वायनाड वो छोड़ देंगे, क्योंकि इस बार अगर उत्तर प्रदेश से रायबरेली की सीट ये छोड़ते हैं तो कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में ना के बराबर हो जाने वाला है। उनकी मांग को समर्थन देते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा था कि राहुल जी ने उनकी लीडरशिप में ये सारी चीज़ें हुई थी और राहुल जी ने लीडरशिप की है, वही हमारे अभियान का चेहरा थे। न केवल कांग्रेस के भीतर से ये आवाज़ें आ रही हैं, बल्कि गठबंधन के साथी शिवसेना के संजय राउत और विदुथलाई चिरुथिगल कांची वीसीकी के हैं और थोल थिरुमावलवन जैसे कई विपक्षी नेता भी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनता हुआ देखना चाहते हैं। इनका कहना है कि लोकसभा में राहुल को ही संसदीय दल की लीडरशिप की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस तरीके से प्रमोट करके पीएम पद के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी गांधी परिवार से कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा है। राहुल के पिता राजीव गांधी 1989 में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी भी 1999 में पूरे 5 साल के लिए विपक्ष की नेता रही हैं। अगर राहुल गांधी नहीं बने तो कौन हो सकता है, इसकी चर्चा अगर हम थोड़ा सा करनी चाहें तो यदि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं स्वीकार करते हैं तो दूसरे नामों पर चर्चा हो सकती है। इसमें शशि थरूर, मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल और लोकसभा में कांग्रेस के निवर्तमान उपनेता गौरव गोगोई जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। इसमें एक पेच ये भी है कि राज्यसभा से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं, वो दक्षिण से आते हैं। ऐसे में लोकसभा का नेता भी दक्षिण से ही चुना जाए यह मुश्किल है। अगर हम और भी चीज़ों पर बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात करें, तो खास तौर पर वह नेता जिसकी हिंदी पर खासी कमांड हो। बीजेपी गठबंधन से सरकार बना रही है, इस कारण इस बार विपक्ष ज़्यादा एग्रेसिव होगा। ऐसे में हिंदी बोलने वाला नेता होना चाहिए जिससे कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में इसकी पकड़ मजबूत हो जाए। पिछली बार अधीर रंजन चौधरी ने प्रयास खूब किया, लेकिन हिंदी में हाथ तंग होने के कारण उनकी बात आसानी से नहीं पहुँच पाती थी और इन सारी चीज़ों से ये मामला कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा हो जाता था और अधीर रंजन चौधरी का एक तरह से उनकी बातें सही से उनके समर्थकों में नहीं जा पा रही थी। अगर हम बात करेंगे राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को आप जानते हैं कि देश में इनके नामों को लेकर मजाक उड़ाया जाता है और राहुल गांधी ने सदन में भी एक बार कहा था कि हाँ मैं पप्पू हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसका भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो उनकी बातों का सोशल मीडिया हुआ या देश के लोगों के बीच हुआ या राहुल गांधी की बातें कभी कभी उटपटांग हो जाती हैं। तो राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार हो रहे हैं तो उनको एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी, उनकी स्पीच पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन अगर पिछले हम कुछ वर्षों में देखें तो राहुल गांधी ने अपनी स्पीच, अपनी बातों में बहुत सारा बदलाव किया है और कहीं ना कहीं उसका लाभ उनको चुनाव में देखने को मिला है। और उनकी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, सब कुछ यात्राएं जिसका मुझे लग रहा था कि बहुत फ़ायदा नहीं होगा और नहीं ही हुआ, उसका बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। उनको कहीं ना कहीं जाति के नाम पर वोट मांगना और हिंदू समाज को अलग करना, जैसे कि सवर्ण समाज हुआ,
यानी कि जनरल कैटेगरी और ओबीसी एससी एसटी को एक तरफ करना, यानी कि ओबीसी एससी एसटी और जनरल में भेदभाव करना, इस प्रकार के कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया और एक झूठ प्रसारित किया गया कि संविधान खतरे में, संविधान समाप्त हो जाएगा। जबकि अगर हम बात बताएं तो कांग्रेस की ही सरकार में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं और देश का जो संविधान था जिसमें पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द नहीं थे, इन सारी चीज़ों को लाया जाता है, समाजवाद शब्द लाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ राजनीतिक और पॉलिटिकल बातें थी। और खटाखट वाला बयान तो आपको याद ही होगा, और खटाखट वाले बयान से 8,500 रुपये लोग लेने के लिए इनके दफ्तर भी पहुंच गए थे, कांग्रेस ऑफिस भी पहुंच गए थे, लेकिन किसी को पैसा तो मिला नहीं। खैर, राहुल गांधी अगर नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो देश को आनंद आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी की बातें जनता में सीधी पहुंचती हैं और जनता के दिलों पर छा जाती हैं। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनना हमारे लिए भी बड़ा सुखद होगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी सदन में आएँ और प्रधानमंत्री मोदी से 1-to-1 करें, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के दौरान कह रहे थे कि हमें मोदी जी के साथ बात करनी है, इंटरव्यू देना है। तो चलिए, चुनाव में नहीं हो सका तो आप पार्लियामेंट में आइए, नेता प्रतिपक्ष बनिए और वहाँ पर मोदी जी को बुलाइए। नहीं आते हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए, प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे। जैसे मणिपुर वाले मुद्दे पर आप लोग छोड़कर भाग गए थे, लेकिन इस बार इन 5 सालों में आप सदन छोड़कर न भागिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सदन छोड़कर जब भी भागते हैं तो आपको डरपोक और कायर समझा जाता है, इसलिए सदन में टिके रहिए। गलत हो सही हो, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करिए, लेकिन आप खुद ही सदन में किसी मुद्दे पर लेकर प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो आप खुद ही सदन छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा हमने कई न्यूज़ कवर की हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मणिपुर वाले मुद्दे में आपने प्रधानमंत्री को बहुत सारी चीज़ें कही थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री सदन में आते हैं तो आप लोग सदन छोड़कर चले जाते हैं, और ये आपके वोट बैंक और आपके समर्थकों के लिए कहीं ना कहीं आहत करने वाली बात होती है कि उनका नेता डर के सदन छोड़ के भाग रहा है। एक बार होता तो समझ में आता, आप लोग बार बार सदन छोड़कर भागते हैं, जिसे वॉकआउट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। वैसे राहुल गांधी का इंतजार पूरे देश को है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में दिखाई पड़े। लोकसभा अध्यक्ष का अभी निर्णय नहीं हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष जब बनेंगे तो हम उसमें आपको चर्चा करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं, साथ ही साथ प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़े टॉपिक के साथ, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा, या आप सामान्य जनमानस हैं उसके लिए भी जानकारी के लिए बहुत ही फैक्टफुल होता है। और एमपीएस हिंदी को आप जानते ही हैं कि एक्यूरेसी, शुद्धता और प्रामाणिकता का पर्याय बन चुका है एमपीएस हिंदी। यहाँ पर जो भी सूचनाएं आती हैं लगभग 100% ऑथेंटिक होती हैं। कई जगहों से फ़िल्टर होती हुई, बड़ी बड़ी संस्थानों से फ़िल्टर होती हुई तब जाकर एमपीएस हिंदी पर आपको सूचनाएं प्रसारित होती हैं। फेक न्यूज़ हमारे यहाँ 1% भी आपको दिखाई नहीं देता है। वैसे मानवीय गलती हो जाए तो वो दूसरी चीज़ हो सकती है। तो चलिए, एमपीएस हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो मोहन पाठक जो फेसबुक पेज है उसको आप फॉलो कर लीजिए। ये एमपीएस हिंदी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।